वेलकम डियर रॉकर्स। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखा कि मारियो ने अन्ना को किस तरह से बेवकूफ बनाया और उसको अपने पास अंदर लेके गया। तो इस एपिसोड की शुरुआत अगले दिन की सुबह से होती है। मारियो अपनी दुकान के पीछे बंदी हुई अन्ना के पास जाता है। अन्ना को उसने कुत्तों को एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है और उसके पास एक और बच्चा भी पिंजरे में बंद पड़ा है। अब अन्ना उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। मारियो ने उस बच्चे को जमीन में गड्ढा करने के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन बच्चा इस काम को अच्छे से नहीं कर पाता और इसी वजह से मारियो ने अन्ना को भी बंदी बना लिया है, क्योंकि महामारी के आने से पहले अन्ना ने मारियो और उसके भाई को कभी भी हेलो नहीं बोला था और इसी वजह से मारियो उसको पसंद नहीं करता है और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे आसानी से अन्ना को बंदी बना लिया है। मारियो के पापा उसको बोलते थे कि अन्ना और उसकी माँ अमीर और घमंडी है, इसीलिए उनको इज्जत भी नहीं दी जानी चाहिए। और अब वो अन्ना के साथ पालतू जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है और उसका मजाक बना रहा है। फिर कुछ समय बाद अन्ना के पैरों को चेन से बांध दिया जाता है और मारियो उससे जमीन में गड्ढा करवा रहा है। मारियो बताता है कि वो ये अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका भाई आइसक्रीम खाना चाहता है। और फिर पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद मारियो अन्ना और दूसरे लड़के को कुत्तों को खाना देता है और उन दोनों को भी वही खाना पड़ता है। अब अगली सुबह अन्ना एक प्लान बनाती है और एक कुत्ते की एक्टिंग करने लगती है। मारियो अन्ना को ऐसा देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसको इस सब के पीछे की चाल समझ नहीं आती और ऐसे ही अन्ना को हुक्म देते देते वो उसको एक कमरे में लेके जाता है और वहाँ सड़े हुए मांस की गंध आ रही होती है। और फिर पता लगता है कि मारियो ने अपने भाई की लाश को टूना मछली के डब्बों के बीच में रखा हुआ है, क्योंकि उसके भाई को टूना मछली बहुत ही पसंद थी। अब अन्ना ये देखकर बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर रखती है और जब मारियो का ध्यान उस पर नहीं होता तभी अन्ना उस पर हथौड़ा मारकर हमला कर देती है। हालांकि मारियो बच जाता है और जल्दी से अन्ना पर काबू कर लेता है। तभी वहाँ दुकान के बाहर पेटेरियो आ जाता है और दरवाजा बजाने लगता है और फिर पेटेरियो के पास जाने से पहले मारियो अन्ना को उल्टा करके बांध देता है। पेटेरियो वहाँ अन्ना को ढूंढने आया होता है, लेकिन मारियो कहता है कि अन्ना वहाँ कभी भी नहीं आई थी। वो पेटेरियो को सेक्सी फोटोज वाली किताबें दिखा लेता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर पेटेरियो के बार बार पूछने के बाद मारियो बताता है कि अन्ना वहाँ नक्शा लेने के लिए आई थी और नक्शा लेकर वहाँ से चली भी गई थी। फिर किसी तरह से अन्ना के हाथ स्पीकर लग जाता है और वो गाना चला देती है और पेटेरियो उस आवाज को सुनकर पीछे के कमरे का दरवाजा खोलने को बोलता है और दरवाजे को न खोलने के लिए मारियो चाबी को ही खा जाता है, लेकिन ऐसा करने से पेटेरियो का शक और भी बढ़ जाता है। अब उसको दूसरी चाबी मिल जाती है और कमरे का दरवाजा खोलते ही गुस्से से भरी अन्ना बाहर आती है और आते ही अन्ना मारियो पर हमला कर देती है और उसके कान को काटकर खून निकालती है। फिर मारियो हार मानकर उन दोनों को वहां कुछ भी करने के लिए बोल देता है और फिर अन्ना एक नक्शा और कुछ जरूरी सामान लेने के बाद वो पेटेरियो को अपने साथ चलने के लिए बोल देती है, लेकिन पेटेरियो मना कर देता है, क्योंकि कल एस्टर के गुम हो जाने का सारा गुनाह अन्ना ने पेटेरियो पर लगा दिया था और उन दोनों के बीच दोबारा बहस होती है और फिर एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान दिखाते हैं कि एस्टर और उसके साथ के नए बच्चों को नीले बच्चों के समूह के मुख्यालय में ले जाया जाता है और नीले बच्चों के समूह का हिस्सा बनने के लिए नए बच्चों को नीले पेंट में नहाना पड़ता है। अब हमें नीले बच्चों के समूह की मुखिया दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेलिका है। वो वहाँ सभी से बड़ी है और उसको खुद कुछ समय में लाल बुखार होने वाला है, लेकिन अभी भी वो नई दुनिया को चला रही है और उसका साथ देने वालों के लिए वो खाने और रहने का इंतजाम करती है। अब इसके बाद थोड़ा पीछे का समय, यानी कि एंजेलिका को महामारी के आने से पहले के समय में दिखाया जाता है। एंजेलिका और उसकी दो दोस्त एक खाली बिल्डिंग में खेल रही होती है और बचपन से ही अपने अमीर बाप की वजह से वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। वो किसी को प्यार और दया नहीं दिखाती है और बचपन से ही सभी को अपने हिसाब से चलाने वाली है और वो अभी खाना बनाने के मुकाबले के खेल में एक जज होने की एक्टिंग कर रही है और अपने दोस्तों को मिट्टी से बना खाना खाने को बोल रही है। तब वहाँ से शर्मिली शरीफ बच्ची आती है जो उनकी दोस्त बनना चाहती है, लेकिन एंजेलिका बहुत ही वैसी टाइप की लड़की है। वो जल्दी से उस लड़की को अपनाना नहीं चाहती है। वो उस बच्चे को उसकी वफादारी दिखाने के लिए एक ऊंची जगह से कूदने के लिए बोल देती है और बेचारी छोटी बच्ची बिल्डिंग से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब आगे दिखाते हैं एंजेलिका और उसके माँ बाप उस छोटी बच्चे के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं और एंजेलिका की वजह से बच्चे की मौत हो जाने की बात को लेकर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है और दुखी होने की जगह वो अंतिम संस्कार को बोरिंग बता रही है और वो साथ ही उस छोटी लड़की को बेवकूफ बोल रही है, क्योंकि वो छोटी लड़की बिना सोचे समझे इतनी ऊंचाई से कूद गई और उसकी दोस्त छोटी बच्चे की मौत से जुड़ी सच्चाई किसी को नहीं बताती है। हालांकि लग रहा है कि छोटी बच्ची के भाई को सच्चाई के बारे में सब पता है। अब इस सब के कुछ महीनों बाद ही दुनिया में महामारी के आने की वजह से पूरी तरह सब कुछ बदल जाता है और एंजेलिका भी बदल जाती है। एंजेलिका अकेले अपने घर में रहती है,
और फिर घर का बचा कुचा खाना और अपनी बहन के कपड़े पहनकर खेलते हुए वो जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपनी बहन की लाश को अभी भी अपने बेड पर रखे हुए है। एक सुबह एंजेलिका की वजह से मारे जाने वाली बच्ची का भाई और उसके दोस्त एंजेलिका के घर में आते हैं और वो एंजेलिका को घुटनों के बल बैठाकर उसके ऊपर नीला पेंट गिरा देते हैं और वो चुपचाप नीले रंग में लिपटी भी बाहर आती है। अब इसके बाद सीन वापस वर्तमान में आता है, जहाँ एंजेलिका वैसे ही पूल में बैठी हुई है। हालांकि पहले वो एक सामान्य लड़की थी, लेकिन अब वो नीले बच्चों के समूह को चलाती है। और फिर मुख्यालय के बाहर सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं जो कि नीले बच्चों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। अब अना अंदर जाने के लिए बैटरी का लालच देती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए वो अंदर जाने के लिए बोलती है कि मैं एक मनोरंजन करने वाली हूँ, मुझे अंदर भेज दो। और फिर पता लगता है कि मजे करने के लिए एंजेलिका लोगों की खूबियां दिखाने वाला एक टीवी शो चलाती है। अना को भी नए कपड़े पहनाकर अंदर भेज दिया जाता है और वो अंदर जाती है जहाँ 3 जज बैठे होते हैं और वो अना को डांस करने के लिए बोल रहे होते हैं। और जब अना डांस नहीं करती है तो एंजेलिका उसको शांति से समझाती है कि अगर वो डांस नहीं करेगी तो उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाएगा। और फिर डरी हुई अना डांस करने की जगह गाना गाने के लिए पूछती है और उसके गाना गाने के लिए सभी मान भी जाते हैं और वो फिर एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाती है और जजेस इतना खुश हो जाते हैं कि बस वो उसको बख्श देते हैं। अब इस सब के बाद अना बाकी मनोरंजन करने वाले बच्चों के पास चली जाती है और जब उस पर किसी का ध्यान नहीं होता तो वो छत पर चली जाती है और उसको वहाँ अपना भाई और बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। और फिर अना अगली सुबह अपने भाई को लेकर भाग जाने का तय करती है। अब यहाँ रात को एंजेलिका ने एक पार्टी रखी हुई है और तभी वो वहाँ जिंदा बच्ची एक जवान इंसान को सभी के सामने भेजती है। उस इंसान ने सर पर हेलमेट डाला हुआ है और इसीलिए कुछ भी बोला नहीं जा सकता कि वो एक जवान इंसान है भी कि नहीं। और फिर अगली सुबह अना सभी के जागने से पहले ही जाग जाती है और वो लाल बुखार हुए एक लड़के की मदद करती है और फिर इसके बदले में वो लड़का अना को बताता है कि एस्टर नीचे बेसमेंट में मिल सकता है। अना जल्दी से एस्टर के पास जाती है और उसको बाहर ले आती है, लेकिन एस्टर उसके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो अना की राक्षस वाली झूठी बातों को लेकर अभी भी उससे गुस्सा है। दोस्तों, अना ने अपने भाई को राक्षसों वाली झूठी बातें बोली ताकि वो अपने भाई को बचा के रख सके। और अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या आप अना की तरह कोई कहानी बनाते या फिर एस्टर को सारी सच्चाई बता देते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जब वो बहस कर रहे होते हैं तभी वहाँ एंजेलिका के चमचे आ जाते हैं और अना को एंजेलिका के पास लेके जाते हैं। एंजेलिका अना को भागने के लिए 3 सेकंड्स का समय देती है और अगर वो उसके बाद किसी को मिल जाएगी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब अना अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और सभी बच्चे उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो एक मेज के नीचे छुपकर अपने आप को बचा लेती है, लेकिन इस सब के दौरान उसको एक सांप काट लेता है और अना भागती हुई बाहर चली जाती है और फिर आखिरकार वो पकड़ी जाती है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड में बंधा हुआ पाती है। 3 लड़कियां उसका ध्यान रख रही है और उन्होंने स्नो वाइट, रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला की तरह कपड़े पहने हुए हैं। वो तीनों अना के सूजे हुए हाथ को देखकर बहुत ही बुरा महसूस कर रही है, लेकिन वो अना को वहां से निकलने के लिए मना कर देती है। वो देखती है कि अना को काफी तेज बुखार है और इसलिए वो अना के लिए दवाई लेकर आती है, लेकिन वो असल में कोई दवाई नहीं, बस कीचड़ में मिला पानी है। और तब अना को महसूस होता है कि ये तीनों लड़कियां तो पागल हैं जो डॉक्टर बनकर अना के साथ खेल रही हैं। और अब अना के शरीर में हाथ से जहर न फैले, इसीलिए वो तीनों अना के हाथ को काटने का तय करते हैं। और तभी वहाँ एंजेलिका और उसके साथ वही इकलौती बची हुई बड़ी इंसान आती है, जिसका नाम काटिया है। एंजेलिका के पास एक आरा है जिससे वो अना का जख्मी हाथ काटना चाहती है। काटिया समझदार होने के हिसाब से एंजेलिका को बताती है कि उन्हें अना का हाथ काटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंजेलिका उसकी बात नहीं सुनती और आखिरकार उसके हाथों को जबरदस्ती काट दिया जाता है। अना इतने ज्यादा दर्द में है कि वो ये भी नोटिस नहीं कर पाती कि वो पिछले 5 सालों से किसी बड़े इंसान से मिल रही है। अब हमें काटे की पुरानी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। वो एक बहुत ही अच्छी और होनहार कपड़ों की डिजाइनर हुआ करती थी। एक दिन एंजेलिका की अमीर बहन जिनवेरा काटे के पास एक शर्ट को ठीक करने के लिए भेजती है। काटे शर्ट को बहुत ही अच्छे से ठीक कर देती है और इस वजह से जिनवेरा वापस उसके पास दूसरे काम को लेकर आती है। इस बार जिनवेरा अपनी माँ की एक पुरानी सुंदर ड्रेस को ठीक करवाकर अपने साइज का करवाना चाहती है और फिर जिनवेरा अपना नाप देने के लिए काटे के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और इस वजह से काटे को थोड़ा अजीब भी लगता है। जिनवेरा काफी दोस्ताना किस्म की लड़की है, लेकिन काटिया उससे बिल्कुल उल्टा है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं और इस वजह से काटिया जिनवेरा से आकर्षित हो जाती है। अब एक दिन बहुत ही खुशी में जिनवेरा काटे के पास जाती है और अपनी सालगिरह की अंगूठी उसको दिखाती है। वैसे तो जिनवेरा इतनी अमीर है कि वो शादी के लिए अच्छी से अच्छी ड्रेस खरीद सकती है, लेकिन वो चाहती है कि काटिया ही उसके लिए एक अच्छी ड्रेस बनाए और फिर जल्दी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ ही हफ्तों में काटिया एक बहुत ही अच्छी ड्रेस बना लेती है और एक बार ड्रेस को पहनते ही काटिया जिनवेरा को बिना कपड़ों को देख लेती है और तभी उस पर से अपनी नजरें हटा लेती है
और जिनवेरा का ध्यान इस बात पर चला जाता है और वो काटिया से पूछ लेती है क्या वो लड़कियों को पसंद करती है। और इसके जवाब में काटिया बोलती है कि उसको नहीं पता है कि वो लड़कियों को पसंद करती है या फिर लड़कों को। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं। अना रात को एक कटे हुए हाथ के साथ जागती है और उसकी सारी तरफ खून ही पड़ा हुआ है। वो बहुत ही घबरा जाती है और तीनों नकली राजकुमारियों को भला बुरा बोलने लगती है। और फिर अगली सुबह तीनों नकली राजकुमारियां अना का ध्यान रखती है और उसकी चोट को ठीक करने के लिए वो असली दवाई भी लेके आती है। वो एक पूरा हफ्ता उस कमरे में रहती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि काटिया उसके साथ वाले कमरे में ही है। काटिया को हमेशा चैन से बांध कर रखा जाता है, जिसकी वजह से अना मान लेती है कि काटिया को भी वहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है। अब एक दिन काटिया अना के हाथ को देखने के लिए वहाँ आती है और काटिया को ध्यान से देखने पर उसके चेहरे पर दाढ़ी दिखाई देती है। और फिर अपने कपड़ों को बदलने के बाद तीनों नकली राजकुमारियां अना के कटे हुए हाथ को अंतिम संस्कार करती है। अना के कटे हुए हाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए हेडक्वार्टर में रखे सभी खिलौनों का हाथ तोड़ दिया जाता है। और फिर कुछ दिन बाद ही एंजेलिका एक और पार्टी रखने वाली है और उस रात वो अना से शादी करना चाहती है। एंजेलिका काटिया को जिनवेरा के लिए बनाई शादी की ड्रेस को अपने नाप का करवाने के लिए बोलती है। और फिर कपड़ों के नाप लेने के दिन अना और काटिया को अकेले में समय मिलता है। अना काटिया से उसकी मदद मांगती है और बताती है कि एंजेलिका काटिया को पार्टी की रात ही जिंदा जलाने की योजना बना रही है। फिर भी काटिया वहां से भागने से मना कर देती है और अना को अपने ध्यान रखने के बोलती है। अब उस दिन ही एस्टर किसी तरह से तीनों नकली राजकुमारों को बुद्धू बनाकर अपनी बहन से मिलने चला जाता है। दोनों भाई बहन के पास ज्यादा समय नहीं होता, इसीलिए अना अपने छोटे भाई को वहां से भाग जाने को बोलती है। अना अपने भाई को पेट्रो के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाने के बाद सीधे पेट्रो के पास चले जाना। पहले तो एस्टर डर जाता है, लेकिन अना के समझाने और हौसला देने के बाद वो वहाँ से भागने के लिए भी मान जाता है। फिर वो जल्दी से बाहर जाता है और तीनों नकली राजकुमारियों को दोबारा बुद्धू बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अब दिखाते हैं कि जब लाल बुखार की पहली लहर आई थी तब काटिया ने अपने पापा की मौत देखी थी। चीजें और भी बुरी होती गई जब उसके आसपास के सभी लोग बीमार होने लगे। काटिया भी अपने मरने की बारी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उसकी माँ के मर जाने के बाद वो जिनवेरा के लिए बनाई शादी की ड्रेस को लेकर उसके घर जाती है, लेकिन जैसे उसके घर पहुंचती है तो जिनवेरा की मौत पहले ही हो चुकी होती है और अब उसका शरीर बेड पर पड़ा हुआ सड़ने लगता है। और इस समय ही एंजेलिका और काटिया पहली बार मिलते हैं। अब वापस वर्तमान में दिखाते हैं काटिया एंजेलिका को नहला रही होती है और फिर पता लगता है कि एंजेलिका को भी लाल बुखार हो गया है और वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। और जब काटिया पूछती है क्या एंजेलिका उसको सच में जलाना चाहती है, एंजेलिका उसको हाँ बोलती है और दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एंजेलिका खुद को जल्दी मरने और काटिया के जिंदा रहने की बात से बहुत ही गुस्सा होती है। एंजेलिका को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसकी मौत के बाद काटिया अकेली रह जाएगी और फिर एंजेलिका अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है, लेकिन काटिया किसी तरह से भावुक एंजेलिका को संभाल लेती है। अब रात को अना काटिया से पूछती है कि लाल बुखार उसको क्यों नहीं होता, जिसके जवाब में काटिया बताती है कि उसके पास लड़कों और लड़कियों दोनों के ही बच्चे करने वाले शरीर के अंग हैं। और अब काटिया शीशे के सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकआउट सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के पब्लिश करने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।